आज हम डिजिटल करेंसीज के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज हैक। एम्प्टी गॉक्स मतलब मैजिक द गैदरिंग ऑनलाइन ई एक्सचेंज मूल रूप से मैजिक द गैदरिंग कार्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया था। बाद में इसका ज्यादातर इस्तेमाल बिटकॉइन की ट्रेडिंग के लिए किया जाने लगा। अपने शुरुआती दिनों में एम्प्टी गॉक्स सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था और 80% से ज्यादा बिटकॉइन का लेन देन यही किया जाता था। लेकिन कुछ ही महीनों में इस एक्सचेंज को एक बहुत खतरनाक हैकिंग का सामना करना पड़ा, जिसने इसके इतिहास और सारी क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। इसमें 850,000 बिटकॉइन की चोरी हुई और कंपनी दिवालिया हो गई। इसलिए रिलैक्स, हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके 2010 से लेकर आज तक के एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज हैक के बारे में नजदीक से जानते हैं। चलिए जानते हैं ये कहानी कैसे शुरू हुई। क्रिप्टो एक्सचेंज के लॉन्च से पहले बिटकॉइन को ट्रांसफर करना एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इस तरह के लेन देन में अक्सर एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी का होना जरूरी होता था, जो दोनों पार्टियों के बीच करेंसी के ट्रांसफर की फैसिलिटी देता था। क्रिप्टो एक्सचेंज के लॉन्च से पहले भी पीयर टू पीयर लेन देन होता था, लेकिन ऐसे लेन देन बहुत कम हुआ करते थे और आमतौर पर काफी कॉम्प्लेक्स होते थे। P2P लेन देन में सबसे बड़ा इशू था पार्टीज के बीच ट्रस्ट का। लेन देन की सुविधा के लिए एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी बिना और पार्टीज की पहचान को एंश्योर किए बिना लेन देन का एग्रीमेंट हो जाना बड़ा मुश्किल होता था। इस तरह का बिटकॉइन एक्सचेंज 2010 में एम्प्टी गॉक्स के लॉन्च के बाद बदल गया। एम्प्टी गॉक्स को 2010 में मैजिक द गैदरिंग कार्ड ऑनलाइन खरीदने और बेचने के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता बढ़ने लगी और 2011 तक एम्प्टी गॉक्स तेजी से दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन एक्सचेंजों में से एक बन गया, जहां पर 80% से ज्यादा बिटकॉइन का एक्सचेंज होता था। हालांकि जैसे जैसे एम्प्टी गॉक्स पॉपुलर हुआ, इसका आकार भी बढ़ता गया और इसके सिक्योरिटी सिस्टम के लचीलेपन ने इसे हैकर्स का एक शिकार बना दिया और आखिरी में फर्म के मिसमैनेजमेंट और कमजोर सिक्योरिटी ने इस फर्म को बर्बाद कर दिया। ये 2011 का साल था। यूजर्स के कई सस्पिशियस एक्टिविटीज रिपोर्ट के साथ एम्प्टी गॉक्स की हैकिंग शुरू हुई। काफी समय के बाद फरवरी 2014 में एम्प्टी गॉक्स ने अचानक सभी ट्रेडिंग्स को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बग की खोज कर ली है, जिसे हैकर्स उनके प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइंस की कीमत को चेंज करने में सफल हो गए हैं। वैसे 13 जून 2011 तक काफी गहरी हैकिंग हो चुकी थी और हैकर्स 850,000 बिटकॉइंस चुराने में कामयाब हो गए थे, जिसकी कीमत उस समय $450 मिलियन से ज्यादा थी। ये उस वक्त की बहुत बड़ी हैकिंग थी। बाद में एम्प्टी गॉक्स ने बैंक्रप्सी के लिए रिक्वेस्ट फाइल की और मजबूरन अपने कामकाज को बंद करना पड़ा। इससे उनके यूजर्स के फंड्स फंस गए। इतनी बड़ी हैकिंग होने के बाद एम्प्टी गॉक्स के पास केवल 200,000 बिटकॉइंस ही बाकी बचे और ज्यादातर बिटकॉइंस हैकिंग के शिकार हो गए। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइंस की भारी कमी हो गई और बिटकॉइन की कीमत $850 से $450 तक गिर गई। कई इन्वेस्टर्स ने इस इंडस्ट्री में अपना ट्रस्ट खो दिया। इस घटना के बाद कई यूजर्स सड़कों पर उतर आए, एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज की सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में विरोध प्रकट किया। एम्प्टी गॉक्स, हमारा पैसा कहां है? एम्प्टी गॉक्स, क्या तुम्हारा दिवालिया निकल गया है? एम्प्टी गॉक्स, अपने खराब कोड के लिए बिटकॉइन को दोष मत दो। आज तक इस हैकिंग की पूरी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि हैकर्स एम्प्टी गॉक्स के इंटरनेट से जुड़े हुए एक वॉलेट, हॉट वॉलेट तक पहुंच गए थे और जहां उन्होंने बिटकॉइंस की चोरी की। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी अंदाजा लगाया है कि चोरी एक अंदरूनी काम हो सकती है, क्योंकि हैकर सिस्टम्स को बड़ी आसानी से नेविगेट कर रहे थे और छुपने में भी कामयाब थे। हैकिंग के बाद अधिकारियों ने घटना की जांच की शुरुआत की
लेकिन हैकिंग की एक्यूरेट डिटेल्स और हैकर्स की आइडेंटिटी आज तक अज्ञात बनी हुई है। बाद में दिवालियापन के प्रोसेस को संभालने के लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट किया गया। कंपनी के सीईओ मार्क कॉर्पेल्स को जापान में क्रिमिनल चार्जेस का सामना भी करना पड़ा। चुराए गए बिटकॉइंस की रिकवरी करने के लिए कई कोशिशें की गईं। इकट्ठे किए गए करेंसी का एक हिस्सा यूजर्स को वापस भी कर दिया गया। हालांकि चोरी किए गए ज्यादातर बिटकॉइंस आज भी गायब हैं। इस घटना की वजह से कई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज भी बनाई गईं, जैसे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए अप्रैल 2018 में जापान वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन JVCEA का गठन किया गया। 16 अप्रैल 2014 में एमटी गॉक्स ने टोक्यो जिला न्यायालय में दिवालियापन के लिए रिक्वेस्ट फाइल की और इसके बाद अप्रैल 2014 में ही इसके लिक्विडेशन का आदेश दे दिया गया। इसके साथ साथ ही अदालत ने अटॉर्नी एट लॉ नोबुकी कोबायाशी को दिवालियापन ट्रस्टी, सुपरवाइजर और इन्वेस्टिगेटर के रूप में अपॉइंट किया। बाद में 24 नवंबर 2017 को एमटी गॉक्स के कुछ लेनदारों ने टोक्यो जिला न्यायालय में एमटी गॉक्स के खिलाफ सिविल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए एक याचिका दायर की। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उन्होंने एमटी गॉक्स के संबंध में सिविल रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई शुरू करने के लिए एक याचिका क्यों दायर की, जब एमटी गॉक्स दिवालियापन के प्रोसेस से गुजर रहा था। 22 जून 2018 को टोक्यो जिला न्यायालय ने एमटी गॉक्स के लिए सिविल रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस को शुरू करने का आदेश जारी किया। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले से चल रही दिवालियापन की कार्यवाही रुक गई। इसके बाद टोक्यो जिला न्यायालय ने एक प्रशासनिक आदेश भी जारी किया, जिसने चल रही सिविल रिहेबिलिटेशन के लिए एक सिविल रिहेबिलिटेशन ट्रस्टी भी अपॉइंट किया। 2019 में टोक्यो जिला न्यायालय ने आदेश दिया कि दिवालिया एक्सचेंज के बाकी बचे हुए फंड्स का उपयोग उसके लेनदारों को चुकाने के लिए किया जाना चाहिए। आखिरकार रिहेबिलिटेशन के दावों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण रिहेबिलिटेशन ट्रस्टी ने जमा करने की समय सीमा को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की, जिससे कि रिहेबिलिटेशन के तरीकों के बारे में और उपाय किए जा सकें। इसके बाद 20 अक्टूबर 2021 को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में कंफर्मेशन ऑर्डर जारी किया गया और इसके प्रोसेस और फंड्स को उनके यूजर्स को देने के तरीकों के बारे में घोषणा की गई। इसके बाद रिहेबिलिटेशन ट्रस्टी ने सभी रिहेबिलिटेशन लेनदारों से रिक्वेस्ट की कि वो अपने बैंक खातों की जानकारी और बाकी जानकारियां एमटी गॉक्स के ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम पर एंश्योर करें। हालांकि 6 अक्टूबर 2022 को रिहेबिलिटेशन ट्रस्टी ने लेनदारों को रिक्वेस्ट की कि वो एक रीपेमेंट मेथड का चयन करें और एमटी गॉक्स ऑनलाइन रिहेबिलिटेशन क्लेम फाइलिंग सिस्टम पर अपना रजिस्ट्रेशन डेडलाइन से पहले एंश्योर करें। जैसा कि नोटिस में बताया गया था, डेडलाइन 10 जनवरी 2023 तक की थी। जो भी लेनदार अपना रीपेमेंट चाहते थे, उन्हें इस डेडलाइन से पहले सिस्टम पर अपना रीपेमेंट मेथड और रजिस्ट्रेशन पूरा करना था। हालांकि बाद में प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन से संबंधित रिहेबिलिटेशन लेनदारों के प्रोग्रेस की डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हुए इसकी समय सीमा को 10 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया। इन फंड्स को इनके लेनदारों को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस, जिसे सिविल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, अभी भी जारी है और इस फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कब तक पूरा होगा ये अनसर्टेन है। फिर भी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए कुछ डिक्लेयर्ड डेट्स 31 जुलाई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक तय की गई थी। हालांकि लेनदारों को फंड्स देने की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ट्रस्टी को हर लेनदार के क्लेम्स को आइडेंटिफाई करने और ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है, जिससे कि फंड्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। लेनदार एमटी गॉक्स वेबसाइट पर अपने क्लेम्स की स्थिति को जांच सकते हैं और जब ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब उन्हें नोटिफाई भी किया जाएगा। इस सब के अलावा इस हैकिंग ने इंडस्ट्री में और स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज को भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स की सिक्योरिटी को लेकर अधिक मजबूत कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया गया। हैकिंग से सीखे गए सबक तो बहुत हैं और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों की सिक्योरिटी और रेगुलेशंस को आकार देने में बहुत जरूरी कार्यवाही की जरूरत सामने आई।
तब से अब तक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है और मैच्योर हो गई है। अब ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी मेजर्स के डेवलपमेंट के साथ कई स्ट्रॉन्ग रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। इस हिस्टोरिकल घटना के बाद कई क्रिप्टो कंपनियों के पास अब यूजर्स के फंड्स की सिक्योरिटी के लिए बीमा पॉलिसीज भी हैं। इस हैकिंग ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में बेहतर सिक्योरिटी मेजर्स की इंपॉर्टेंस को और बिजनेस के लिए एक्सचेंज के ऑप्शंस को यूज करते समय सिक्योर रहने की इंपॉर्टेंस को एंश्योर किया। ये सब एमटी-गॉक्स एक्सचेंज हैकिंग से हुआ, जिसने क्रिप्टो करेंसी दुनिया को हिला कर रख दिया और ये इतिहास का सबसे बड़ा हैकिंग स्कैंडल साबित हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए कॉइनपीडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप आगे कौन सी क्रिप्टो या इससे जुड़ी हुई कहानियां सुनना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।